पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ है इस वक्त सुर्खियां। सरसों की फसल में समेकित रोग प्रबंधन पर जानकारी। फूल गोभी की फसल में समसामयिक कार्य। प्रदेश में इस समय सरसों की फसल विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। इस समय इस फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप देखने को आ रहा है। यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो ये रोग फसल को काफी क्षति कर सकते हैं। अतः सरसों के फसल में लगने वाले रोगों से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी हेतु देखिए ये अंश। तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है तथा हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की समय से बुवाई की होगी, उनकी फसल इस समय पुष्पन की अवस्था में होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसे रोगों से मुक्त रखना आवश्यक होता है। और यदि सरसों की फसल में लगने वाले रोगों की बात करें तो इसमें मृदुरोमिल आसिता रोग, श्वेत कीट रोग, अल्टरनेरिया पत्ती झुलसा रोग तथा चूर्निल आसिता रोग आदि का प्रकोप होता है, जिनके कारण फसल की वृद्धि व विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा फसल कमजोर हो जाती है। अगर आपने समय रहते इन रोगों का प्रबंधन नहीं किया तो आगे चलकर फसल से कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इन रोगों का समन्वित नियंत्रण आप कैसे करें, इस विषय पर समस्त जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाले रोगों की यदि बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नाम आता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे हम मृदुरोमिल आसिता रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का प्रकोप सबसे पहले सरसों की पत्तियों पर दिखाई देता है, जिसके कारण पत्तियों की निचली सतह पर मटमैले भूरे या बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो कि बाद में आपस में मिलकर अनियमित आकार ले लेते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और नाजुक होने के कारण फट जाती हैं। तना काफी लंबी सतह तक सूज जाता है और झुक जाता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु रोग के लक्षण दिखाई देते ही 2 ग्राम मैंकोजेब 75% WP प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आप 2 ग्राम मेटालेक्जिल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। सरसों की फसल को दूसरा हानि पहुंचाने वाला रोग है व्हाइट रस्ट, जिसे हम श्वेत कीट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का प्रकोप जनवरी माह में सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई पड़ता है, जिसके कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले दिखाई देते हैं, जो बाद में मिलकर अनियमित आकार के हो जाते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर भी भूरे कत्थई रंग के धब्बे हो जाते हैं, जो विकसित होकर फूट जाते हैं और सफेद चूर्ण के रूप में फैल जाते हैं। इसके अलावा ग्रसित भाग जैसे तना आदि फूलकर मासल हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से बीज नहीं बन पाते हैं
और सूजन के कारण तना झुक भी जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप रासायनिक दवा मैंकोजेब 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाला तीसरा रोग है अल्टरनेरिया लीफ ब्लास्ट, जिसे हम अल्टरनेरिया पत्ती झुलसा के नाम से भी जानते हैं। यह रोग फसल की पूरी अवस्था पर हानि पहुंचाता है। इस रोग का प्रकोप फरवरी माह से लेकर मार्च तक अधिक होता है। इस रोग के प्रकोप से पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर गोल धारीदार कत्थई धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे तेजी से बढ़कर वृत्ताकार केंद्रीय वलय बन जाते हैं, जिससे रोग बढ़कर तने और फलियों को भी ग्रसित करता है। ग्रसित फलियां या तो पोची रह जाती हैं या बीज सिकुड़कर छोटा हो जाता है और उतने में तेल का प्रतिशत घट जाता है। इसके अलावा पत्तियां मुरझाकर गिरने लगती हैं। इस रोग का प्रकोप यदि आपकी फसल में दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप मैंकोजेब नाम की रासायनिक दवा की 2 से 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 4 से 5 बार छिड़काव करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाला चौथा रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम भभूतिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का सर्वाधिक प्रकोप फरवरी या मार्च माह में होता है। इस रोग के प्रकोप के कारण पौधों की निचली पत्तियों के दोनों ओर मटमैले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में तने और फलियों पर भी फैल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में धब्बे बढ़कर पूरे पौधों को ढक लेते हैं। फसल के ऊपर एक चूर्ण जैसा फैला हुआ प्रतीत होता है। इसके प्रकोप के कारण पौधे बौने रह जाते हैं और फलियां कम बनती हैं। ग्रसित फलियों के बीज सिकुड़ने लगते हैं और फलियों का कुछ हिस्सा खाली रह जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए आप कार्बनडाजिम दवा की 1.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस रोग का प्रकोप आसानी से कम हो जाता है। इसके अलावा समन्वित रोग प्रबंधन के तहत आप स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चुनाव करें। बीज को उपचारित कर ही बुवाई करें तथा बोनी समय पर करें। पोटास की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। उचित फसल चक्र अपनाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रोग ग्रसित फसलों के अवशेषों को नष्ट करते रहें। किसान भाइयों, इन बताई हुई समस्त बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपनी फसल में रोग प्रबंधन को अपनाते हैं तो आगे चलकर आपको अपनी सरसों की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। जिन किसानों ने फूल गोभी की नवंबर माह में रोपाई की होगी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था में होगी। इस फसल से अच्छी उपज के लिए सस्य कार्यों को समय से संपादित करना नितांत आवश्यक है। तो इस समय कौन कौन से सस्य कार्य करने चाहिए, देखिए ये प्रस्तुति। नवंबर माह में जिन किसानों ने फूल गोभी की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय 30 से 40 दिनों की बढ़वार अवस्था में होगी। इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए इस समय समसामयिक कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन तथा फसल सुरक्षा करना आवश्यक है। यदि किसान इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम कम उत्पादन के रूप में आपके सामने आएगा। इसलिए एक किसान भाई समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाह रहे हैं, तो आइए मिलते हैं उनसे। मैं गोभी लगाया हूँ लगभग 35 से 40 दिन हो चुका है। इसमें क्या चीज़ देना चाहिए जब फूल अच्छा हो? मैं एक किसान हूँ और फूल गोभी का खेती किया हूँ और मौसम के अनुसार हम जानना चाहते हैं कि हमारे फसल में कौन कौन सा दवाई का प्रयोग करें जिससे हम अच्छा उपज प्राप्त करें। अतः किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल में इस समय कौन कौन से सस्य कार्यों को किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग कटिहार के विषय विशेषज्ञ हरि किशोर मंडल। किसान भाइयों, मध्यम
जो गोभी की खेती किए हैं, फूल गोभी की, उसमें जो मुख्य रूप से शस्य क्रिया जो अपनानी है, आपके खेतों में लगा होगा गोभी का फसल, इसमें शस्य क्रिया को में निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। आपका जैसे ही फसल 20 से 25 दिन का होता है तो निश्चित रूप से एक हल्की कुदाल से या खुरपी से खेतों को अच्छी तरह से हल्की गुड़ाई कर दें और सबसे पहले आप हल्की उसकी निराई गुड़ाई करें। और ये निराई गुड़ाई के लिए जैसे एक व्हील हो आता है, या खुरपी का प्रयोग करते हैं, फावड़ा का प्रयोग करते हैं, उसको अच्छी तरह से खेत में से खरपतवार निकाल दें। जैसे खरपतवार हमारे फसलों को अधिक से अधिक नुकसान करता है, क्योंकि जितने भी हम पौधे के लिए पोषक तत्व देते हैं और आप देखते हैं खरपतवार तेज़ी से निकलता है और जितने भी पोषक तत्व आप डाले हैं उसको ग्रहण कर लेता है, जिससे पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए निराई गुड़ाई की मुख्य रूप से आवश्यकता है। और इसमें आप हल्की गुड़ाई कर देते हैं तो इसमें खरपतवार आपका निकल जाता है और ख़त्म हो जाता है, जिससे कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता है। हल्की गुड़ाई करने के बाद आप इसके जड़ों के आसपास जो मिट्टी हट जाती है तो इसके लिए देखा जाता है कि पौधे के जड़ों पे आप मिट्टी का चढ़ाव करते हैं तो उस समय पौधे के 1 हेक्टेयर के लिए 60 किलो जो नाइट्रोजन आपका बचा हुआ है आधी मात्रा का, वह पौधे के 5 सेंटीमीटर दूर में रख के चारों तरफ छिड़काव करके उस पर मिट्टी का चढ़ाव कर दें। और सिंचाई की मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता होती है इसमें, इसलिए निश्चित रूप से 10 से 15 दिन पे अभी ज्यों-ज्यों ठंडा बढ़ता है तो इसका वानस्पतिक वृद्धि अधिक होता है, इसलिए और फल उसका जो फूल होता है छोटा हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह ध्यान रखें कि उसमें सिंचाई बराबर देते रहें, 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई की देते रहें, जिससे कि आपके पौधे की वृद्धि विकास के साथ साथ फूल का भी अधिक वृद्धि विकास हो। किसान भाइयों, इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगते हैं, तम्बाकू का सूड़ी, लाही, यह सब मुख्य रूप से इसमें कीटों का इस सीजन में प्रकोप बढ़ जाता है। इसके लिए आप नोवाक्रोन रोगर 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, जिससे पौधों में लगने वाले कीटों से आप सुरक्षा प्राप्त कर दें। जैसे ही देखें कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिन के बाद एक छिड़काव करते रहें। किसान भाइयों, इसमें जो मुख्य रूप से रोग लगता है वो गलन रोग है, मृदु आशिता है, आदि सब जो रोग लगता है, इससे बचने के लिए आप डाइथेन M45 या ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो जितने भी रोग और कीट हैं उनसे बचा जा सकता है और आपका पौधा फूल का अच्छा वृद्धि विकास होगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
पालन एक लाभकारी कृषि सह व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब आप मौसम के अनुसार इनकी देखभाल और प्रबंधन के प्रति सचेत रहें। अन्यथा इस जाड़े के मौसम में ये व्यवसाय लाभ की जगह हानि भी बदल सकता है। तो कैसे करें, जाड़े में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी हेतु देखिए हमारा ये रिपोर्ट। बकरी पालन लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा अपनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सह व्यवसाय है, लेकिन देखा गया है कि बकरी पालक भाई बकरी पालन परंपरागत तरीके से ही करते हैं। वे ना तो इनके आवास एवं आहार प्रबंधन पर ध्यान देते हैं और न ही स्वास्थ्य प्रबंधन पर, जिस कारण बकरियां अनेक रोग व्याधियों की चपेट में आ जाती हैं और हमारे बकरी पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि आप भी बकरी पालन करते हैं तो इस व्यवसाय से वांछित लाभ लेने के लिए कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया डॉक्टर टी.डी. सर जॉन से। देखिए, आवास हमारे कहते हैं कि पशु प्रबंधन में 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं: नस्ल, आवास, प्रबंधन और बीमारियां। तो आवास जो होता है, जितना साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, उतना ही हमारे यहाँ बकरियों को बीमारी कम होगी। हमेशा बकरियों के लिए ऊंचे स्थान पर जहाँ पानी का भराव नहीं होता हो और स्वच्छ रोशनी आती हो, ये करना चाहिए। आवास की लंबाई हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए, ताकि जब गर्मी का समय रहे तो पर्याप्त छाया मिले और ठंड के समय में पर्याप्त धूप और रोशनी मिले। और सर्वप्रथम इनके जो छिड़काव करने का जो है तरीका है कि मिट्टी का कोठा बनाना चाहिए बकरियों के लिए, और उसमें 1 वर्ग मीटर के लिए 100 ग्राम चूना के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। आहार, किसी भी पशु क्षेत्र में लगभग 70 से 80% जो होता है लागत, वो आहार का होता है। तो आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और बकरियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है, उसके हिसाब से उनको चराना अनिवार्य है। तो कम से कम 5-6 घंटे की चराई करनी चाहिए और उसके पश्चात 300 से 400 ग्राम भूसा प्रतिदिन, 100 से 150 ग्राम दाना और जो चराई हुई है, इस प्रकार से हम बकरियों को जो है अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। क्योंकि जो बीमारी है वो एक तो खुरहा चपका होता है। तो खुरहा चपका जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है कि खुर और मुंह दोनों को प्रभावित करता है। जब मुंह को प्रभावित करता है, मुंह में छाले आते हैं, लार गिरता है, बहुत तेज बुखार रहता है, और जब खुर में होता है तो घाव हो जाने से पशु लंगड़ा कर चलता है। तो इसके लिए खुरहा चपका का जो टीका होता है वो 3 महीने की उम्र में बकरी में पहली बार लगना चाहिए। उसके बाद 1 महीने बाद फिर से लगाना चाहिए बूस्टर, और उसके बाद जैसा टीका उपलब्ध होता है तो 6 महीने या हर साल जो है उसको लगाना चाहिए। दूसरी जो बीमारी होती है सर्दियों में, वो होती है इंट्रोटॉक्सीमिया, जिसको कि हम आंत्र विषाक्तता कहते हैं। इसमें बहुत अधिक अनाज खाने से जो है जहरबाद की स्थिति उत्पन्न होती है और बकरियों में, खास करके मेमनों में, इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है और इसमें जो है पतला दस्त होता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे ही 3 महीने की उम्र होती है तो वो बकरियों को इंट्रोटॉक्सीमिया का टीका लगाएं और 21 दिन बाद उसका बूस्टर लगाना ना भूलें, और उसके बाद फिर हर 6 महीने में, एक ठंड के समय में और एक फरवरी मार्च के समय में इनको लगाते रहना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी है जो किसी भी समय में हो सकती है, वो है पीपीआर, जिसको कि हम पेस्टिस डिसपेस्टिस इन्यूनेंट बोलते हैं। पीपीआर का मुख्य जो लक्षण होता है वो होते हैं मुंह में छाले पड़ जाना, ऊपर में जो मस्से जैसी ग्रोथ आ जाना, लार गिरना, दस्त होना और पशुओं की मृत्यु होना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर इसमें होती है, इसलिए पीपीआर का टीकाकरण भी कराना चाहिए। तो ये पीपीआर का टीका जो है एक बार 3 महीने की उम्र में लगा लिया जाता है, उसके बाद हर साल आप टीका लगा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। ग्राम राजनगर जिला मधुबनी के कृषक अंजनी कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में अढ़ैया बुखार के निदान के बारे में जानकारी चाहिए है। तो अंजनी कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इन दिनों ठंड का प्रकोप पूरे राज्य में जारी है
और इन दोनों पशुओं को अक्सर ठंड लगने की समस्या होती है और जो हम लोग जानते हैं, लेकिन कई बार पशुओं को ठंड के अलावे अड़हिया बुखार नामक एक समस्या भी सामने आती है, जो इस मौसम में भी देखने को मिलती है। ये अड़हिया बुखार एक तरह का 2.5 दिन का होने वाला बुखार है, जिसमें पशु जो है अगर इस मौसम में भीग जाए किसी वजह से तो उसकी वजह से पशुओं को होती है। और सर्दी खांसी होना, जुकाम आना, साथ में पशु को तेज बुखार होना और कभी कभी उसे सांस लेने में कठिनाई होना, ये सब अड़हिया बुखार का लक्षण है। तो जैसे ही आपके पशु में इस अड़हिया बुखार का लक्षण दिखाई पड़े, अपने निकटतम पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करके इसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। और इस बीमारी में एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा विलम्ब करने से निमोनिया का भी रूप धारण कर सकता है ये बीमारी। और इस बीमारी में जानकारी के लिए बता दूं कि पैरासीटामोल की दवाएं, साथ में एंटीबायोटिक की दवाएं और कुछ एनाल्जेसिक दवाएं जो है प्रयोग की जाती हैं, जो कि पशुओं को इस बीमारी में राहत प्रदान करती है। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखें कि कभी भी गौशाला में या जहाँ भी पशु आपके बीमार है वहाँ धुआं न करें। कई बार देखने में आता है कि पशु को रिलीफ देने के लिए पशुपालक भाई जो है धुआं कर देते हैं, जिससे कि पशु और भी ज्यादा समस्या में घिर जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और ये कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। अगर एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाएगा, इनोफ्लोक्सासिन है, इसके अलावा पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं हैं जो कि बढ़िया कारगर है इस रोग में। अगर उचित मात्रा में दिया जाए शरीर के भार के अनुपात में, तो ये बीमारी जो है 2.5 दिन में स्वतः ठीक हो जाती है। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने पशुओं को सुरक्षित रखें, संभाल के रखें और ठंड से बचा कर रखें। ग्राम मोतीपुर, जिला पटना के कृषक सुरेंद्र कुमार। आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आम उद्यान में उल्टा सूखा रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो सुरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये आम की सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है कि आप ध्यान से देखें तो पत्तियों पे अनियमित आकार के चॉकलेटी रंग के धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे आपस में मिलके बड़े बड़े धब्बे बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी पत्तियां पीली हो जाती हैं। और पीली होने के बाद जो है टहनी से झड़ के नीचे गिर जाती है, और टहनी हमारी ऊपर से नीचे की तरफ सूखती है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है। 2-3 साल के अंदर जो है यह बीमारी उग्र रूप से धारण कर लेती है और हमारा पौधा देखते ही देखते सूख जाता है। इस बीमारी को अंग्रेजी में डाईबैक कहते हैं और हिंदी में शीर्ष मरण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बीमारी ऊपर से नीचे की तरफ सूखने की बीमारी है। तो किसान जो है इस बीमारी को लेके परेशान है, और यह बीमारी जो है हमारे आम के लिए जो है आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि सबसे घातक बीमारी है, और इसको आप बहुत आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका प्रबंधन बहुत ही मुश्किल है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह बीमारी उग्र रूप से इसलिए धारण कर रही है कि एक बहुत गलत धारणा जो है अधिकांश किसानों के बीच में है। वो ये समझते हैं कि ये जो फल वृक्ष हैं इनका काम है कि हर साल फलें और फल हमको दें। हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है इन फल वृक्षों के प्रति। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप जो है 2-3 अवस्थाओं में बांट के इसको आप प्रबंधित करें। यदि आप नर्सरी से पौधे ला रहे हैं और जैसे ही आपने उसको लगाने के बाद यदि आपको पत्तियों पे अनियमित आकार के चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई दें, तो आप मान लें कि यह बीमारी जो है आगे चल के जो है शीर्ष मरण का रूप धारण करेगी। तो हमें करना क्या है कि आप क्या करें कि इस अवस्था में यदि आपकी टहनी ऊपर से सूख रही है, तो जहां तक वो सूख गई है उसके 5-6 सेंटीमीटर नीचे आइए, तेज सिकेटियर या चाकू से काट दीजिए। और काटने के बाद आप क्या करें कि ब्लाइटॉक्स 50 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के खूब बढ़िया महीन फुहार से इसको चिंचित कर दें। ये करना है 10 दिन के बाद, 7 से 10 दिन के बाद जो दूसरा स्प्रे आपको करना है, एक ये साफ जिसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों मिला होता है, इसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल के आप छिड़क दें, तो ये बीमारी जो है, ये जो हमारे नवजात पौधे हैं जिसको हम नर्सरी से ला के लगाए हैं, उसमें ये बीमारी चली जाएगी। लेकिन जो हमारे बड़े पेड़ हैं 10 साल 15 साल या जो हमारे बड़े फलन में जो हमारे वृक्ष हैं, उसमें भी ये बीमारी आती है। ये होता क्या है कि 2-3 साल इसको कंजीनियर जो है अनुकूल वातावरण मिल जाए तो हमारा पौधा देखते देखते ही सूख जाता है। तो यदि हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने प्रॉपर तरीके से प्रबंधन किया
तो ये बीमारी नहीं आएगी। तो करना क्या है कि जैसे ही हम फल की तुड़ाई कर लेते हैं, फल की तुड़ाई कर लेने के बाद हमारा प्रबंधन उसी दिन से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बाग में हमें हल्की सिंचाई करिए, जुताई गुड़ाई करिए। जुताई गुड़ाई करने से होगा क्या कि जितने खरपतवार हैं वो वहां से चले जाएंगे। इसके बाद बाग में पेड़ की उम्र के अनुसार खाद उर्वरकों का निर्धारण करिए और उसको दे दीजिए। और देने के बाद आप क्या करें कि अब आपको एक और काम करना है, आप बोर्डो पेस्ट से पुताई कर दें। बोर्डो पेस्ट से जमीन की सतह से लेके 5-5.5 फीट तक यदि आप बोर्डो से पोस्ट से पुताई कर देते हैं। और दूसरा ये करना है कि जब हम दोनों घोल को मिलाते हैं उस क्रम में जो है हमें जो है कोशिश ये करना चाहिए कि बांस वगैरह या किसी फट्टी वगैरह से जो है अपने हाथ को बचाते हुए जो है उसको मिलाते रहें, लगातार मिलाते रहें। और जब हम मिला लेते हैं तब ये हमारा घोल तैयार हो जाता है। और इस घोल से जो है जमीन की सतह से लेके 5-5.5 फीट तक या जहाँ मुख्य तनाव वहां तक हम पुताई कर रहे हैं। और ये पुताई यदि हमें साल में 2 बार करनी है। पहली पुताई तो हमें ये करनी है कि जुलाई से लेके सितंबर के बीच में जब कभी आपको मौका मिले उस समय कर दीजिए। और दूसरी पुताई आप साल में जो फरवरी में जब तापक्रम बढ़ने लगता है, यदि उस अवस्था में यदि आप कर देते हैं, निश्चित तौर पे बाग में जो है केवल इसी डाईबैक से ही नहीं, आपकी जो गमोसिस है चाहे दूसरी अन्य बीमारियां जो हमारे आम के वृक्षों को प्रभावित करती हैं उससे आप बचा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादकों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्याओं और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।